हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2025 लेवल फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टू 5 क्लास के लिए जो है फर्स्ट पेपर में आपको बता रही हूँ। इसमें ईवीएस प्रैक्टिस सेट जो मैंने फ्रेंड्स एक प्रैक्टिस सेट कराया है, इस प्रकार से आपको जो है थंबनेल मिल जाएगी और आप लोग पहला प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा किस प्रकार से मैंने कराया है और आपको एक एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चन को कितनी बार समझाने की कोशिश की और कितने अच्छे से समझाया है। एक क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, पूरा डिटेल्स में समझाया है कि क्वेश्चन को। तो 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने आपको कराया है। अब प्रैक्टिस सेट सेकंड जो है फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज की क्लास में फ्रेंड्स जो है आपका ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर छूट रहा था, तो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर जो है फ्रेंड्स काफ़ी लंबा है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सड़क मार्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग हो गया, जिला मार्ग, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें, ये सभी चीज़ें मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। और इसके मैंने आपको बताया था सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको कल रेल मार्ग के बारे में बताया था, मानचित्र में आपको दिखाई थी कल। टिकट एवं समय सारणी कौन कौन सी आपको अगर कहीं किसी भी स्थान पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टिकट का होना, उसका समय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको रेलवे एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए थे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी इस प्रकार से फ्रेंड्स। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट बताया था, देखिए कि करके सड़क मार्ग बता दिया था, डायसेंटी और ये सब चीज़ें देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका ये मैप, हाँ मैप देख लीजिए। मैप मैंने कल काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था। सभी राज्य की राजधानी भी बताई थी, कौन कौन से राज्य की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, तो सभी राज्य की राजधानी आपको बता दी थी और रेल मार्ग के बारे में बता दिया था। सभी रेलवे जो हैं पिछले 150 वर्षों में से सबसे अधिक जो है समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जानी जाती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में हुई थी रेलवे की शुरुआत। ठीक है, भारत में। अब देखिए यहाँ पे आज की क्लास में आपको बताऊंगी जल मार्ग के बारे में। ठीक है, तो देखिए जल मार्ग जो फ्रेंड्स से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए एक एक करके मैं समझा रही हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को इसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जल मार्ग। जल मार्ग देखिए फ्रेंड्स क्या है, लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग यानी कि वाटर वे सबसे सस्ता साधन होता है। ये जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जल मार्ग और एवं दूसरा कौन सा होता है? समुद्री मार्ग। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स एक देश से दूसरे देश में सामान को ढोना या फिर व्यक्ति को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंतव्य करने के लिए क्या होता है, किसी भी स्थान की जरूरत होती है, कोई भी वाटर वे यानी कि कोई भी मार्ग की जरूरत होती है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतर्देशीय जलमार्ग, दूसरा कौन सा? समुद्री मार्ग। ठीक है, देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा होता है? देखिए अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं इसका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए किया जाता है। इसमें जो है ऐसी नहरें, झीलें एवं नदियाँ सम्मिलित होती हैं जो कि नौगम्य होती हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं। इससे कौन कौन से उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक करके आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया जाने के लिए हमको कौन सी नदी पार करनी होती है फ्रेंड्स? तो गंगा नदी। ठीक है, सदिया से घुबरी जाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी, कोल्लम से कोट्टापुरम जाने के लिए केरल जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है तालचार से पारादीप ब्राह्मणी नदी, लखीमपुर से भागा जो है बराक नदी, काकीनाडा से पदुचेरी। उपरोक्त सभी को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग दिया गया, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कि फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बताया गया है, इसका प्रयोग जो है सदैव 2 देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग जो है अंतर्राष्ट्रीय पतनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पतन के नाम निम्नलिखित है। तो कौन कौन से फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पतन हैं? तो देखिए पहला दिया गया कांडला यानी कि फ्रेंड्स गुजरात में। दूसरा क्या है? नुएंसाहा यानी कि जो कि मुंबई में है। ठीक है, ये आपके मैं नाम बता रही हूँ, कुछ बंदरगाह के नाम बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद तीसरा गया है मार्गा गाँव जो कि गोवा में है। तीसरा है न्यूमलागौर जो कि कर्नाटक में है। और फिर नेक्स्ट बताया गया आपका कोच्चि जो कि केरल में है। फिर तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आपका आ गया पारादीप जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद दिया गया हल्दिया जो कि कोलकाता में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपको पता है भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के। ठीक है, और देखिए सभी बंदरगाह थे जो कि सहायक बंदरगाह है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर है जो कि केरल के लोग वहाँ के लेगून में
परिवहन के लिए बलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। ठीक है, बलम एवं फेरी नामक किसका उपयोग करते हैं? एक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केरल के लोग जिस नाव का यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बलम एवं फेरू। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की क्लास में जो है जलमार्ग बताया। जलमार्ग कितने प्रकार के मैंने आपको बताया? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय और दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्देशीय यानी कि अपने भारत देश के अंदर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश के बाहर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा कह रहा है वायु मार्ग। वायु मार्ग देखिए फ्रेंड्स, वायु मार्ग जो है ये 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह जो है सर्वाधिक महंगा साधन है। इसकी सेवा जो है वो दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जाती है। ठीक है, इसकी सेवा कहाँ पर ली जाती है फ्रेंड्स? दुर्गम क्षेत्रों में। ये क्या है? सबसे महंगी भी पड़ती है, लेकिन क्या है? समय की बचत होती है इसमें। ठीक है, इसमें जो है 20वीं सदी का आरंभ में ये विकसित हुआ है और यह परिवहन जो है सबसे तीव्र माना गया है, सबसे तेज होता है और ईंधन की लागत जो होती है इसमें सबसे अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है और इसकी सेवा जो है दुर्गम क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जाती है और वर्ष 1911 में वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में हुआ था और भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था फ्रेंड्स राष्ट्रीयकरण जो इसका? 1953 में हुआ था वायु परिवहन का। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक समय में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय तथा इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों को हवाई सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे कहा गया है वर्ष 1911 में जो है वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये 20वीं सदी के आरंभ में विकसित एक सबसे ज़्यादा तीव्र मार्ग है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में हुआ था और भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक समय में जो एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय तथा इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों को हवा सेवा उपलब्ध कराता था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि लेकिन इन दोनों के विलय को संयुक्त रूप से एयर इंडियन कहा जाता है, जो कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाओं उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की जो है वायु सेवा जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि इसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि जेट, इंडिगो। ठीक है, ये जो जेट, इंडिगो है फ्रेंड्स ना, ये सभी क्या है? कंपनियां हैं। ठीक है, जो कि वायु परिवहन को क्या करती हैं? उपलब्ध कराती हैं। जेट हो गया, इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया एवं एयर एशिया आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पवन हंस जो है ये हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियाओं तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों, जैसे कि जो आपका भूभाग जो इसे उत्तर पूर्वी राज्यों हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी कि फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है वो किस कंपनी जो है, कौन सी कंपनी इसको चलाती है? तो वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इलाहाबाद से जो है, यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है पवन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत के जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से? तो पहला यहाँ पे बताया गया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दमदम कोलकाता में है। ठीक है, ये सबसे पुराना है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दूसरा कह रहा है मीनाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कह रहा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। चौथे नंबर पे आपका आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स? दिल्ली में है। ठीक है, ये सभी क्या है? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके बाद चौथा बता रहा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपके मुंबई में। ठीक है, तो ये 4 हवाई अड्डों के नाम मैंने आपको बता दिया, 5 हवाई अड्डों के नाम। तो आपके एग्जाम में अगर कोई सा भी आ गया कि ये वाला हवाई अड्डा किस जगह पे है, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये आपका कोलकाता में। ठीक है, मीना कम्बा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। तीसरा कहा गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो हैदराबाद। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अबू धाबी की यात्राएँ। ठीक है, तो चलिए अबू धाबी की यात्राएँ मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अबू धाबी की यात्राएँ जो बता रही हूँ मैं, अबू धाबी जो है फ्रेंड्स ये संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है,
UAE, ठीक है, UAE देश की राजधानी है। कहाँ की फ्रेंड्स? UAE की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात, याद रखिएगा, जो कि मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित है। और यह जो है पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन है फ्रेंड्स? अबू धाबी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद कह रहा है इस देश को मुद्रा दिरहम है। यहाँ जो है जल का महत्वता है किसके लिए? पेट्रोलियम से भी अधिक है। और इसके पीछे प्रमुख कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ पर पेट्रोलियम आसानी से मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलियम जो है आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे पेट्रोलियम की अधिक उत्पादकता है, ठीक है। और प्रमुख उत्पादक देश में जो है नाम आता है किसका? तो आता है फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि अबू धाबी का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ पर पेट्रोलियम जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे जो जल है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है। यहाँ पर धूल भरी तेज़ हवाएं भी चलती हैं और वहाँ पे खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ के जो भवन होते हैं वो ऊंचे होते हैं, जिसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी होती हैं, ठीक है। अबू धाबी में जो फ्रेंड्स वहाँ के जो घर होते हैं, जो वहाँ की इमारतें होती हैं, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा ऊँची होती है, जिसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाई होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार भी क्या है? एक शुष्क एवं गर्म मरुस्थल है, जहाँ पर जल की उपलब्धता जो है बहुत ही कठिनाई से होती है। लद्दाख जैसे स्थान पर भारत के शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, जहाँ पर शुष्कता अपने चरम पर होती है, जिसमें क्या होती है, जिसमें हवा में नमी नहीं के बराबर होती है, ठीक है। और इन दोनों शुष्क प्रदेशों में क्या होती है, बारिश होती है, बारिश भी बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम, यानी कि काफ़ी कम होती है। जहाँ पे जो शुष्क प्रदेश जैसे कि थार का मरुस्थल हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, अबू धाबी हो गया, यहाँ पे जो है सभी मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पर जो है जाने आने के लिए यात्रा मैंने आपको बताई ना, यहाँ पे जो है पेट्रोलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है, जल बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी टूरिस्ट के बारे में। टूरिज्म क्या है फ्रेंड्स? देखिए पर्यटन जो है फ्रेंड्स एक ऐसी यात्रा होती है जो कि मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं, ठीक है। पर्यटन मतलब फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? क्या है, एक ऐसे यात्री होते हैं जो कि किस लिए जाते हैं, जो खाली टाइम में मनोरंजन के लिए जो है आनंद उठाने के उद्देश्य से अपने घर से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे भारत में ही अपने अदर कंट्री में जाते हैं, या फिर भारत में अपने अन्य राज्यों में जाते हैं घूमने के लिए। तो विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग होते हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। और यह वह यात्रा होती है जिसमें मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों से की जाती है। और इसके अंतर्गत जो होते हैं पर्यटन के कुछ अन्य प्रकार भी सम्मिलित हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इको टूरिज्म, ठीक है। इको टूरिज्म क्या है? तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इको टूरिज्म क्या है? तो इको टूरिज्म हुआ मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इको और दूसरा क्या है, टूरिज्म। इको और टूरिज्म से मिलकर के बना हुआ, जिसका साधारण अर्थ क्या होता है, पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करना। इससे क्या होगा, इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि बाहर के लोग जब अंदर आएंगे, मतलब अपने भारत देश में आएंगे, तो उससे क्या होगी, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इको टूरिज्म में क्या होता है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में देश के भूभाग पर 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में जैव विविधता को संरक्षित एवं संवहित करने में इन उद्यानों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कह रहा है सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि देश को हरित विरासत को संभालते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स सरिस्का है, रणथंभौर, पेंच है, पंचमढ़ी आदि सभी क्या हैं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि क्या करते हैं, देश को हरित विकसित को संभालते हैं, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैं आपको एग्जांपल एक बता दूं, भी हैदराबाद में क्या हुआ है, 400 एकड़ ज़मीन पर जितनी भी जो भी राष्ट्रीय उद्यान था उसको क्या कर दिया गया है, उसको काट के सब नष्ट कर दिया गया। वहाँ के जितने भी जंगली जानवर हैं सभी काफ़ी परेशान हैं, बहुत से जंगली जानवर की जान हानि भी हुई है, ठीक है। उनकी बहुत से लोगों की जान भी चली गई है उसमें। तो सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, नहीं तो गर्मी जो है ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पर्वतारोहण के बारे में। तो पर्वतारोहण क्या है, माउंटेनियरिंग क्या है फ्रेंड्स, पर्वतारोहण यह एक खेल, शौक या पेशा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पद यात्रा और आरोहण करना, ठीक है, यानी कि चढ़ाई आदि सम्मिलित होते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि पर्वतारोहण की शुरुआत जो है वो अभिजीत पर्वत
शिखरों पर विजय पाने की महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो पर्वतारोहण की कई विधियां भी प्रचलित हैं। अब कौन कौन सी विधियां प्रचलित है, देखिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जिसमें क्या होता है, अभियान चढ़ाई और अल्पाइन पद्धति प्रमुख है। पर्वतारोही जो है वो अपने सामान और खाने को ढोने के लिए कूलियों, भारवाहक पशुओं व रसोइयों आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पर्वतारोही हैं वो अपने सामान को ढोने के लिए क्या करते हैं, वो अपने साथ कूलियों को भी रखते हैं जो सामान को ढोते हैं, भारी वाहक को ढोते हैं जो कि भार ढोएं, पशुओं को, रसोइयों को रखते हैं जब उनको खाना बना के खिलाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा जा सकता है कि पर्वतारोहियाँ जो हैं वो एक दल के साथ चलते हैं। ठीक है, किसके साथ चलते हैं, एक दल के साथ चलते हैं। वह जो है विभिन्न शिविरों में ठहरते हुए ऊपर पहुंचते हैं और शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही जो हैं फ्रेंड्स वो लंबे समय तक अभियान में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का विशेष ख्याल रखते हैं। ठीक है, वो किस में रहते हैं फ्रेंड्स, एक अभियान में रहते हैं, जिससे क्या करते हैं, वे एक दूसरे का विशेष ख्याल भी रखते हैं। ये जो है कृत्रिम ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो है आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, 8,848 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 8,848 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस चोटी पर पर्वतारोहियों का दल जो है वो प्रायः आरोहण चढ़ाई करता रहता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत का कोमोलोंगमा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है, कोमोलोंगमा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको माउंटेनियरिंग बता दी कि जो माउंटेनियरिंग यानी कि जो पर्वतारोहण होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दल में के साथ चलते हैं। उनके साथ जो है सामान ढोने वाले भारवाहक भी रहते हैं, कूली रहते हैं और उनके साथ एक रसोइया चलता है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स एक जो है दल के साथ में रहते हैं, एक शिविर लगा कर बीच बीच में रुकते हैं और ये अपने आने जाने के लिए क्या करते हैं, रस्सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रस्सी की सहायता से क्या करते हैं, वो आने जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 किलोमीटर है। ठीक है, और जो कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए मैं इसके बाद बताऊँगी आपको अंतरिक्ष भ्रमण। ठीक है, स्पेस ट्रेवलर। ठीक है, स्पेस ट्रेवलर फ्रेंड्स देखिए ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है अंतरिक्ष भ्रमण यानी कि विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न समय पर अंतरिक्ष भ्रमण यानी कि स्पेस ट्रेवलर का कार्य किया गया है। और इस क्रम में क्या होता है, सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है। अगर हम बात करें कि आपका स्पेस ट्रेवलर की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे पहले तो किसका नाम आता है फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है, जिन्होंने वर्ष 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। और इसने क्या किया था, इनसे पहले यूरी गॉर्गिन ने अंतरिक्ष का भ्रमण किया था, लेकिन वह अंतरिक्ष में यान से बाहर नहीं निकल थे। ठीक है, वो अंतरिक्ष में तो गए थे लेकिन वो अंतरिक्ष क्या हुए थे, बाहर नहीं निकल पाए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिका की महिला कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष का भ्रमण किया था। ठीक है, कल्पना चावला ने क्या किया था, अंतरिक्ष पर भ्रमण किया था। लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, और अगर हम बात करें जो यूरी गार्गिन का नाम आता है अंतरिक्ष स्पेस में सबसे पहला नाम इनका आता है, तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने जो है अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं गए थे बट ये अंतरिक्ष का भ्रमण करने के लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, यहाँ पे जो मैंने बताया थी वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिका की जो महिला थी, भारतीय अमेरिका की कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष का भ्रमण किया, लेकिन वह क्या हुई थी, वापस लौटते समय कोलंबिया यान में दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 2007 में जो अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था। अंतरिक्ष में इन्होंने क्या किया था, चलने का रिकॉर्ड भी बनाया था। और देखिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में इन्होंने जो है 9 महीना अंतरिक्ष में रह करके आई हैं। ठीक है, यानी कि स्पेस ट्रेवलर करके आई हैं 9 महीना पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है उल्काशाम यानी कि मेट्रोराइट्स क्या है। मेट्रोराइट्स जो है फ्रेंड्स ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि धूल व गैस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं फ्रेंड्स, वो धूल और गैस के बने होते हैं।
जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। ठीक है, कैसे चमकने लगते हैं फ्रेंड्स? वायुमंडलीय घर्षण से क्या करते हैं, ये चमकने लगते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, उल्काशम या टूटा हुआ तारा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी पर राख के रूप में पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर पहुंचते हैं? पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? तो राख के रूप में पहुंचते हैं। और इनको क्या कहते हैं? उल्काशाम कहते हैं, जिसको मेट्रोराइट्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, जो कि धूल और गैस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो आपके आकाशीय पिंड होते हैं, यानी कि मेट्रोराइट्स जो होते हैं वो धूल और गैस के बने होते हैं। और इनके अंदर जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायुमंडलीय घर्षण में से चमकने लगते हैं। और इनको उल्काशम या टूटा हुआ तारा भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी पर राख के रूप में पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट जो है, अंतरिक्ष में जल बुलबुले के रूप में होता है, जो हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जो है जल किस प्रकार से होते हैं? बुलबुले के रूप में रहते हैं, जो कि अंतरिक्ष में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। और इनका उपयोग करने के लिए चेहरा साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चेहरा साफ करने में किया जाता है। पानी के जो बुलबुले होते हैं उनको पकड़कर चेहरा गीला करते हैं और बाद में साफ कर लिया जाता है। अंतरिक्ष में कागज आदि को सामान्य रूप में नहीं रखा जाता है, अपितु अंतरिक्ष यान की दीवारों से चिपका कर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई ग्रेविटी नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है हवा में उड़ती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम चंद्रमा की सतह। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की सतह की। ठीक है, चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अगर हम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो होते हैं वो सेलेनोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? सेलेनोलॉजी कहलाते हैं। और इसकी सतह का बहुत कम भाग जो है वो समतल है। कहीं पर गहरे ज्वालामुखी मुख एवं ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित है। तो चंद्रमा पर क्या है फ्रेंड्स? चंद्रमा पर पृथ्वी जो है ग्रह पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग गुरुत्व पाया जाता है। और चंद्रमा पर गुरुत्व तो है ही, परंतु पानी नहीं है। ठीक है, चंद्रमा जो है फ्रेंड, चंद्रमा की सतह पर उसकी जो आंतरिक स्थिति का अगर हम अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। और इसकी सतह जो होती है फ्रेंड्स, बहुत कम भाग जो होता है समतल होता है। कहीं पर क्या है? गहरे ज्वालामुखी है और कहीं पे क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित है। और चंद्रमा पर जो है पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग गुरुत्व पाया जाता है। ठीक है, जितनी पृथ्वी पर पाई जाती है गुरुत्वाकर्षण, उसका 1/6 भाग जो है वहाँ चंद्रमा पर गुरुत्व पाया जाता है। चंद्रमा पर जो है गुरुत्व तो है परंतु पानी नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी तो है बट क्या है? वहाँ पे वाटर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है विभिन्न यात्री। विभिन्न यात्री कौन कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। अगर आपको नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है विभिन्न यात्री। भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और इसके विषय में विवरण दिया। ऐसे ही कुछ यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से यात्री हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी यात्री जो हैं एक एक करके मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले नाम आता है मैगस्थनीज का। मैगस्थनीज कौन था फ्रेंड्स? यह एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था मैगस्थनीज। और इसने क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें क्या था? इन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया था। मैगस्थनीज जो है ये यूनानी यात्री था। ठीक है, मैगस्थनीज कौन था फ्रेंड्स? ये एक यूनानी यात्री था और इसने जो है मैगस्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तिका भी की रचना की थी। ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जिसमें इन्होंने क्या किया था? भारतीय समाज के विषय में बताया था। ठीक है, जिन्होंने इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी थी, इसमें इन्होंने क्या किया था? भारतीय समाज के विषय के बारे में बताया था। उस समय जो भारतीय समाज की क्या स्थिति थी, उस स्थिति के बारे में इन्होंने पूरा विवरण लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है फहान का। फहान कौन थे फ्रेंड्स? तो फहान जो थे फ्रेंड्स, यह भी क्या थे? ये भी एक यात्री थे। यह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और यह जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था। क्या था फ्रेंड्स? ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था। फहान ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था। ठीक है, इन्होंने किस किस स्थिति में बताया था? इन्होंने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था।
और ये जो फ्रेंड्स इन्होंने जो है ये कौन थे फ्रेंड्स, फाहान जो थे तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इन सभी स्थितियों के बारे में उन्होंने बताया था। और ये किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, और ये कौन था फ्रेंड्स, ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ओके, अब देखिए इसके बाद तीसरा नाम कौन किसका आता है, ह्वेनसांग का नाम आता है। ह्वेनसांग जो है फ्रेंड्स ये एक हर्षवर्धन के समय में आया था और इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया था और यह जो है चीनी मूल का बौद्ध भिक्षुक था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, सियुकी। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, सियुकी था और इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ह्वेनसांग था इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, यह हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म संबंधित अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो अध्ययन किया था कहाँ से किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय से किया था और ये चीन का क्या था, मूल का बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, जो फाहान था फ्रेंड्स वो भी चीन का मूल बौद्ध भिक्षुक था, याद रखिएगा। ह्वेनसांग और चीन जो दोनों थे, दोनों बौद्ध भिक्षुक थे और ये कहाँ से आए थे, चीन से आए थे। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट नाम आता है अलबरूनी का। अलबरूनी जो है फ्रेंड्स ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था तथा मूल रूप से ये कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का निवासी था और इसकी प्रमुख पुस्तक में कौन सी थी फ्रेंड्स, तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद सम्मिलित थे। ठीक है, इन्होंने जो दो पुस्तकें लिखी थी कौन कौन सी, पहली पुस्तक जो अलबरूनी ने लिखी थी वो थी तहकीक ए हिंद और दूसरी पुस्तक जो थी किताब उल हिंद सम्मिलित थी। ठीक है, इसके बाद जो ये अपनी पुस्तक में इन्होंने भारत के तालाबों के विषय में खासकर बताया था। ठीक है, इन्होंने जो अपनी पुस्तक में किसके बारे में बताया था, भारत में जो तालाबें थी तालाबों के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है फ्रेंड्स यह जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और यह जो है अफ्रीकी देश मोरस्को का निवासी था। ठीक है, यह कहाँ का निवासी था, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भी यात्री आए अपने भारत में तो ये किसके शासन काल में आए थे और ये कहाँ के मूल निवासी थे, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैगस्थनीज का मैंने आपको बताना, ये जो है फ्रेंड्स ये जो है मैगस्थनीज यूनानी था। ठीक है, यात्री था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने जो है इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ बता रही थी इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और यह अफ्रीका देश मोरस्को का निवासी था और इसे जो है काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक रेहाल के द्वारा बताया था। ठीक है, कौन सी पुस्तक के द्वारा बताया था, रेहाल। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर पे कह रहा है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है फ्रेंड्स यह एक पुर्तगाली नाविक था। यह कौन था फ्रेंड्स, यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने क्या किया था, जिसने वर्ष 1998 में भारत की धरती पर नए समुद्री मार्ग के द्वारा कदम रखा था। ठीक है, वास्को डी गामा कौन था फ्रेंड्स, यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने कब कदम रखा था भारत पे, तो 1498 में भारत की धरती पर नए समुद्री मार्ग के द्वारा कदम रखा था। ठीक है, तो वास्को डी गामा था फ्रेंड्स जिसने जो है समुद्री मार्ग का जो है खोज की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका लास्ट आता है डुआर्डो बारबोसा और डोमिंगो। ये जो फ्रेंड्स ये पायस, ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो कि दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। तो फ्रेंड्स देखिए आज की क्लास में मैंने आपको विभिन्न यात्रियों के बारे में बताया, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने आपको पर्वतारोहण बता दिया, अंतरिक्ष भ्रमण के बारे में बता दिया। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल की क्लास में जो है फ्रेंड्स, कल की क्लास में आपको बताऊंगी ऊर्जा के स्रोत यानी कि एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत बताऊंगी जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड और लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होती है। इसके बाद जल विद्युत क्या होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जितनी भी आपकी जो है एनर्जी, सारी एनर्जीज़ के बारे में मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर जो है मैं आपको पूरा जितना भी ट्रांसपोर्ट था इसकी सारी जो है मिला करके मैं आपको सारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।